श्रद्धेय सच्चिदानंद बाबू, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे आकर मिल पा रहे हैं। हम आपकी लंबी से ज़्यादा स्वस्थ और सक्रिय ज़िंदगी की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी कि आप आए। और हमारे बीच एक तरह से हम लोग सुनते रहे हैं कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, ग्रामशी का टर्म, लेकिन सच में आज पहली दफ़े ये सौभाग्य मिला है कि हम समाजवाद के एक तरह से भारतीय आत्मा के साथ जो उसका संस्करण हो सकता है, ये सब तो बहुत से बेहतर उसको लेकर आपका जो काम है उसको पढ़ते हुए भी, हालांकि बहुत लेट से परिचय हो सका उन कामों के बारे में, और ख़ास करके जब अरविंद मोहन जी ने कंपाइल किया है 8 वॉल्यूम में, जो वो देखा आपने जो अभी वॉल्यूम जो निकला है, उसके बारे में जस्ट अभी जैसे प्रकाशित हुई है तब उसको देखा है, पढ़ना शुरू ही किया है अभी तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको बहुत चाव से पढ़ना चाहता हूँ धीरे धीरे, ताकि वो डाइजेस्ट भी कर सकूँ इसको। तो ये वक्त देने के लिए सर बहुत आभार। और मेरे जो गाइड हैं प्रोफेसर राकेश भट्टयाल साहब, उनके अंडर में ही मैं पीएचडी कर रहा हूँ। वो बिपिन चंद्रा साहब के लास्ट पीएचडी स्कॉलर हैं। कम्युनलिज्म पर उनका काम है, नेशनलिज्म पर भी। पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पीचेस करके एक रेटोरिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया में भी उनकी दिलचस्पी रही है। तो मेरे रिसर्च का जो टाइटल है वो कुछ यूँ है कि रेटोरिक एंड इट्स पब्लिक्स इन इंडिया, सम एस्पेक्ट्स एंड रिसेप्शन इन इंडिया, पीरियड जो है 67 से 2017, रेटोरिक एंड इट्स पब्लिक्स, सम एस्पेक्ट्स एंड रिसेप्शन इन इंडिया। तो उसमें मूलतः एक तरह से रिटन और ओरल कंपोजिशन जो है उसको लेकर हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। एरिस्टोटल के युग से अब तक रेटरिक पर बहुत काम हुआ है, लेकिन मुख्यतः स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो ऑडियंस है उसकी अपनी एक स्वायत्तता है क्या, उसकी अपनी एजेंसी, ऑटोनॉमी है क्या, वो अपने तर्क के हिसाब से सुनी हुई बातों को या पढ़ी हुई बातों को एक तरह से जज करता है, और तब शायद रिसेप्शन उसका हो पाता है। तो इस सिलसिले में 3 सेट ऑफ रेटरिक का चयन किया है। तीनों में 3-3 पर्सनैलिटीज़ हैं। एक जो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे जिसमें इंदिरा गांधी, मधु दंडवते और नरेंद्र मोदी। दूसरे जो अपोजिशन का हिस्सा रहे हैं डॉक्टर लोहिया, भूपेश गुप्त, और ये डॉक्टर अपोजिशन में डॉक्टर लोहिया, भूपेश गुप्त और लालू प्रसाद। और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में बिपिन चंद्रा, मलकानी और हरिशंकर परसाई। चूँकि सर आपने लोहिया को बहुत कायदे से देखा भी है, जिया भी है, पढ़ा भी और गुणा भी है, और मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था सर, मस्तराम कपूर ने जो लोहिया रचनावली लिखी है उसमें एक तरह से उसमें आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, समत्व का जो भाव है, और इंडियन फ्लेवर के साथ जो इक्वालिटी का नोशन है उसकी पैरोकारी जो लोहिया करते रहते थे। तो उसमें कोई ऐसा वाकया सर आपको ध्यान आता है जबकि आपने लोहिया को सीधे सीधे आमने सामने सुना हो? लोहिया के साथ तो जब उन्होंने मैनकाइंड शुरू किया था जी, तो उसकी एडिटिंग के लिए मुझे बुलाया था। मैं कुछ महीना मैनकाइंड के एडिटोरियल से जुड़ा भी था, लेकिन अपेंडिसाइटिस हो गया तो फिर मैं हैदराबाद से आ गया। तो लोहिया के साथ तो काफ़ी दिनों तक हमने काम किया। जी। और आप जो है आपने लिखा भी, उसका उन्वान भी आपके आर्टिकल का था, या एक तरह से जो स्मृति, लोहियाज सोशलिज्म एंड अंडरडॉग्स पर्सपेक्टिव। तो उसमें लोहिया के पूरे राजनीतिक कर्म में और उनके लेखन के कर्म में, या उनके भाषण का जो पूरा अपना एक संसार है, कोई ऐसी बारीक आप कोई विभाजन रेखा देखते हैं उनके
जनता के बीच की तकरीर में या उनके पार्लियामेंट्री स्पीच में, या जब वो लिखते थे तब अखबार में? मतलब उसके अंदर कोई कोई क्या विभेद या एक तरह से कोई लेयर, अलग अलग लेयर्स? जो भाषा का इस्तेमाल वो करते थे वो तो करीब करीब एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल वो पार्लियामेंट में भी करते थे और पब्लिक स्पीचेस में भी करते थे। जी जी। तो उसमें कोई विभाजन नहीं था। अच्छा अच्छा। लेकिन जो उनकी थिंकिंग थी उसके अंदर एक तो था, और उसके बाद जो स्पीचेस देते थे जी जी। तो आम तौर से उनकी भाषा पब्लिक स्पीच में बहुत सीधी और सटीक होती थी। वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज जो लोगों का होता है वो नहीं इस्तेमाल करते थे। अच्छा। लेकिन आइडियाज़ के लेवल पर तो काफ़ी वो गहराई से बहुत सारी जो नेशनल इंटरनेशनल इशूज थे उसके ऊपर बहुत गहराई से सोचते थे और बोलते थे। जी जी जी। लोहिया के पूरे, चूँकि वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी हिस्सा थे और बहुत प्रमुख सदस्य थे उसके, या यूँ कहें कि परराष्ट्र विभाग की भी जिम्मेदारी, वहाँ से जब वो सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं, मतलब अपने साथियों के साथ, और तब एक तरह से स्वातंत्र्य आंदोलन का जो एक पूरा का पूरा कहने की लोगों के मानस पर उसका एक बड़ा ही सैंक्टिटी वाला प्रभाव था, उस समय भी वो विपक्ष की राजनीति में जनता के बीच जब जाते थे और संबोधन करते थे या एक क्रिटिक पेश करते थे सरकार के कामकाज का, या कहते थे कि मुझ पर 1.5 आदमी का प्रभाव है, पूरा गांधी आधा नेहरू, तो इस तरह की बातों का किस तरह से लोग उसको सुनते थे या स्वीकार करते थे? क्योंकि आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर भी एक तरह से थे ही उस दौर में। शुरू में डॉक्टर लोहिया की राजनीति उस दौर में तो हम नहीं थे, इसलिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में, बाद वाले पीरियड की बात कर रहा हूं, जब और आज़ादी के बाद। हम तो आज़ादी के बाद लोहिया के साथ तो 60s में जा कर के जुड़े हैं। अच्छा। तो पहले शुरू वाले पीरियड में उस तरह से, उस तरह का, हाँ। अच्छा। लेकिन शुरू के दिनों में तो ये समाजवादी आंदोलन के जो बड़े नेता थे, लोहिया, जयप्रकाश, अरुणा आसफ अली, ये सब नेहरू की एक बहुत उनका जो एक ऑरा था उसके भीतर ही ये समाजवादियों का ये था। लेकिन बाद के दिनों में जेपी वगैरह तो कभी भी नेहरू लीगेसी से फ्री नहीं हो पाए, और उनके प्रति एक बहुत सम्मान जो शुरू का था वो बना रहा। लेकिन लोहिया ने नेहरू की प्रतिमा को भंग करने की बहुत कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत डेलिबरेट ये था, और उसका कारण ये था कि उनको लगा कि देश की राजनीति में नेहरू का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा हावी है कि वो जो एक प्रतिमा बन गई है उसको जब तक भंग नहीं किया जाएगा तो वास्तव में कोई एक सशक्त विरोध का जन्म नहीं हो सकता है। तो जानबूझ करके उन्होंने, ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्तिगत विद्वेष था, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने, जैसे नेहरू के ड्रेस को लेकर के लोग तारीफ़ करते थे, तो उन्होंने कहा कि नेहरू जो वो अटकन और पहनते हैं तो मुग़ल दरबार में जो तबालची होते थे उनका ड्रेस होता था। तो इस तरह की बात करके उन सब चीज़ों को वो बिल्कुल करके लोगों को बताते थे कि ये सब बेकार की चीज़ है, अगर जज करना है नेहरू को तो कंक्रीट जो पॉलिसीज़ वो अडॉप्ट करते हैं उसके आधार पर होना चाहिए। तो एक डेलिबरेट ये था, कोशिश उन्होंने की थी। बल्कि लोहिया परिवार से इतना ये था कि एक बार लोहिया जेल में थे,
बहुत पहले की बात है। जी जी। और इंदिरा गांधी ने उनको कुछ आम जेल में भेजा था, तो किसी वो शायर ने उसके ऊपर एक कविता भी बना दी थी कि इंदिरा ने लोहिया को आम भेजे हैं करके। मतलब एक इस तरह का रिश्ता था ये। लेकिन उसके बावजूद ये जो एक नेहरू का वर्चस्व था देश की राजनीति में, उसको डेलिबरेटली उन्होंने कोशिश की, क्योंकि उनको ये लगा कि जब तक इस प्रतिमा को आप भंग नहीं करते हैं तो नेहरू की नीतियों के खिलाफ लोगों को आप जागृत नहीं कर पाते हैं। तो एक डेलिबरेट था, कोई एक हॉस्टिलिटी रही हो ये नहीं है, लेकिन एक ये डेलिबरेट पब्लिक पॉलिसी के तौर पर लोहिया ये नेहरू की ये प्रतिमा को भंग करने की कोशिश की थी। जी जी। इसीलिए इस मैनकाइंड में उन्होंने लिखा कि अब पता नहीं वो कि नेहरू के बारे में कि किसका ग्रैंडसन गंगाधर नेहरू। हाँ, मतलब और वो यहाँ के मीडिया वगैरह में उसको रीनासा प्रिंस करने की बात की जाती है। तो जो एक आम आदमी के राइज होने का जो एक उसकी गरिमा है, उसको आप भंग करते हैं। कि नेहरू बड़े इसलिए नहीं थे कि वो रीनासा प्रिंस थे और उनसे आप तुलना करते हैं, बल्कि इसलिए कि नीचे से ये होते। तो ये जो एक अखबार वाले नेहरू को एक अलग महामानव के तौर पर ये कर रहे थे, उसको भंग करने के लिए डेलिबरेटली उन्होंने नेहरू की पर्सनैलिटी को बहुत तोड़ने की कोशिश की। जी। तो एक तरह से जो सत्ता पक्ष के शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी है और स्वाधीनता आंदोलन को लीड करने वाला भी एक तरह से कई बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो उनके बारे में कोई आवश्यकता से अधिक लोकतंत्र में महिमा मंडन ना हो, तो इसलिए एक सचेत प्रयास। कि रीनासा प्रिंस अब कोई अखबार लिखता है उनको, उसने कहा कि जी इस तरह की बात ये जरूरत से ज्यादा है एक तरह से। जी। और सर अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक के बीच वो स्पीच करते थे पब्लिक मीटिंग्स में या पार्लियामेंट में भी, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई अनायास, बहुत सचेत सोच समझ के कि भाई ये जरूरत है। अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो अपोजिशन जब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा, तो इस वजह से। लेकिन उस क्रम में क्या सर एक तरह से बहुत वाजिब आलोचना करते थे, या विपक्ष की भूमिका को थोड़ा और रेखांकित करने के लिए, मजबूत करने के लिए कई बार अनावश्यक भी क्रिटिसिज्म करते थे क्या? कोई ऐसा नहीं लगता कि अनावश्यक करते थे, लेकिन मैं तो चूँकि आप तो बहुत यंग हैं, हम लोग तो यंग से नेहरू के एक तरह से वक्त भी एक ज़माने से नेहरू के इसमें, तो ये तो हम लोग महसूस करते थे कि नेहरू की जो एक प्रतिमा बन गई थी और एक जो अंधभक्ति थी, उसको तोड़े बिना तो ये नहीं हो सकता। चूँकि मैंने तो खुद देखा है, हम लोग, मैं उस समय विद्यार्थी था, पटना में स्टूडेंट्स कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी ही। नेहरू को उसका उद्घाटन करना था, एक पूर्णिमा बनर्जी थी सोशलिस्ट नेत्री, बहुत यंग, ये उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो हम उस समय साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो नेहरू को गाड़ी से पटना जंक्शन पर आना था और हम लोगों को कुछ वो INA के लोग थे, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग हम लोगों को दी थी परेड करने की, और हम लोग स्टेशन पर ये गए थे कि हम लोग पंक्ति में खड़ा रहेंगे, नेहरू ट्रेन से उतरेंगे। लेकिन जब गाड़ी आई उसके ऊपर भीड़ इतनी ओवरवेलमिंग हो गई कि हम लोग कहाँ चले गए पता नहीं हुआ, और किसी तरह से नेहरू को जब गाड़ी से उतार के फिटिंग पर ये किया गया, तो पाँव छूने वाले और ऐसे ये थे कि नेहरू को डंडा चलाना पड़ा लोगों को रोकने के लिए। इस तरह की अंधभक्ति थी। जी जी जी। तो ये तो ठीक आज़ादी के मैंने जिस समय मिल रही थी उस समय की स्थिति है। आप समझ सकते हैं
कि देश का जो प्रधानमंत्री हो उसके प्रति इस तरह की एक अंधभक्ति रहेगी तो उसके अंदर लोकतंत्र कैसे पनप सकता है। तो मुझे लगता है कि लोहिया ने जानबूझ करके उस प्रतिमा को भंग करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नेहरू को रिडिक्यूल करने की वो छिद्रान्वेष वो ज़्यादा हो गए थे। तो कुछ डेलिब्रेट मुझे लगता है कि क्योंकि व्यक्तिगत कभी कभी एक आध बार कोई बात हुई तो लोगों ने किया तो उन्होंने कहा कि अरे असली तो वो शक्ति और सोचने वाला वो है नेहरू के हम लोग क्या है कुछ इस तरह की बात कर देते थे। तो हमको लगता है कि बिल्कुल एक डेलिब्रेट था वो नेहरू के खिलाफ। और जो बाहर के लोग थे खासतौर से नेहरू के रोल को जिन्होंने देखा था तो उनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ कर के एक उठापन है नेहरू के खिलाफ कर। लेकिन मुझे लगता है कि एक डेलिब्रेट था। उनको लगता था कि देश के प्रधानमंत्री की उस तरह की एक छवि जिसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाए वो बनी रहेगी तो लोकतंत्र में जो अपोजिशन का रोल होता है फिर उसका वो तो क्या होगा, वो अपोजिशन बनेगी कैसे। इसलिए डेलिब्रेट उनका था कुछ। आपकी इस बात से एक मुझे छोटा सा एनेक्डोट याद आता है। देवरिया में युवा जनता दल के अध्यक्ष थे चंद्रभूषण सिंह। अच्छा। उनके पिताजी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे कलकत्ता में। अच्छा। और लोहिया का एक प्रोग्राम लगा था वहाँ। अच्छा। तो लोहिया जा रहे थे तो उनको चप्पल जो है लोगों ने कहा कि ये बहुत टूट सी गई है तो एक नई चप्पल आपको हम ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया और उसी को सिलवा लिया शायद उस चप्पल को, और जो पैसे थे उसको वहाँ पार्टी कार्यालय में उसके लिए दे दिया था, कुछ इस तरह। तो वहाँ चंद्रभूषण जी के पिताजी ने कहा कि आपने एक वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो एक जोड़ी बैल और 2 बीघा ज़मीन हर किसान परिवार को हम देंगे। तो हम लोगों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है यहाँ कम्युनिस्ट मित्रों के द्वारा और कांग्रेसियों के द्वारा भी। और नेहरू भी जहाँ जहाँ भाषण करने जाते हैं वो कहते हैं कि मेरे विद्वान मित्र डॉक्टर लोहिया का कहना है कि उनकी सरकार का गठन होगा तो एक जोड़ी बैल और 2 बीघा ज़मीन देंगे। एक जोड़ी बैल देने की बात तो समझ में आती है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड तो फिक्स्ड है, उसको वो कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो लोहिया जी ने कहा कि अबे मूर्ख, अभी देश नेहरू और गांधी के जादू से मुक्त नहीं हुआ है। तेरी सरकार कहाँ बनने जा रही है कि तेरे को 2 बीघा जमीन देनी पड़ेगी। नेहरू और कांग्रेस ठीक है। तो लोहिया हमने कहा ना कि बहुत एक्सट्रीम जो लोहिया में एंटी नेहरू दिखाई देता है वो बहुत डिलिबरेट था। वो जानते थे कि अगर ओपोजिशन बनना है देश में तो जो रूलिंग पार्टी का जो हेड है उसके बारे में एक क्वेश्चनिंग माइंड तो होना चाहिए। वो नहीं होगा तो ऑपोजिशन क्या बनेगा। इसलिए डिलिबरेटली चीज़ों का। सर लोहिया के पूरे आज़ादी के बाद पूरे राजनीतिक जीवन में कई तरह के प्रयोग करते रहे, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए भी जूझते रहे। एक वक्त यह भी आता है कि वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में अलग थलग से कर दिए जाते हैं, या अशोक मेहता के साथ उनकी नहीं बनती है कई कारणों से, या लीमे को पार्टी के प्रोग्राम में नहीं बुलाया जा सके। इसके लिए भी बहुत तरह के बहुत गरिमा वाली बात नहीं होती है, लेकिन पार्टी के और लीडर इस तरह से करते हैं। तो लोहिया बाद में अलग पार्टी बना लेते हैं, सोशलिस्ट पार्टी बना लेते हैं। लेकिन लीमे तो लोहिया के साथ रहे। लीमे लोहिया के साथ रहे। लीमे को कई जगह नहीं जब बुलाया जाने लगा तो लोहिया का ये कहना था अपने पार्टी के बाकी लोगों से कि भाई पार्टी का डिसिप्लिन अपनी जगह, लेकिन लीमे को ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग बुलाओ। मतलब लोहिया लीमे दोनों को अलग थलग करने की कोशिश अशोक मेहता जी के द्वारा होती रही थी। तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली। या फिर केरल की सरकार ने जब निहत्थे लोगों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी तो अपनी सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो कुल मिला के लोहिया इस बात को लेकर बहुत सजग हैं कि लिबर्टी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता या डेमोक्रेसी को नहीं। तो आप हमेशा, जो आपने कहा कि हमेशा एक प्रश्न करने वाली भी एक मुद्रा या उस तरह के एटीट्यूड के साथ काम आदमी करेगा। आप लोहिया का मूल्यांकन अगर करते हैं
तो वो कौन से आपके जहन में सबसे महत्वपूर्ण कारक नज़र आते हैं जो लोहिया की राजनीति को डिफाइन करते हैं, वो इश्यूज जिस या वो बड़े प्रश्न जो वो उठाते रहते होंगे? क्या कास्ट का या वुमेन रिप्रेजेंटेशन का या डेमोक्रेसी में एक तरह की अकाउंटेबिलिटी का सरकार की तरफ से? हम समझते हैं कास्ट वाला फैक्टर है, उसको तो उन्होंने काफ़ी ये किया, इसलिए भी कि कास्ट सिस्टम एक तरह से भारत का बिल्कुल एक यूनिक फीचर था और हजारों बरस से जो यहाँ की पूरी एक विषमता की परंपरा बनी रही, जी उसके पीछे जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ी शक्ति थी। क्योंकि एक बाहरी रूप में नहीं जी बल्कि अपने आप में वो जाति व्यवस्था की वजह से एक आदमी पैदा होता था तो जन्म से ही उसके अंदर एक संस्कार बना होता था, खासतौर से जो दलित और पिछड़े लोग थे कि हम दलित हैं, पीछे हैं, जो दूसरे लोग हम तो सुपीरियर हैं। तो इस संस्कार को तोड़ना तो बहुत ज़रूरी था। एक वो मेरा अपना अनुभव है कि कैसे ये होता है। उन दिनों हम लोग एक किसान सम्मेलन कर रहे थे जिले में एक जगह कफेन, लोहिया भी उसमें आने वाले थे। तो हम गांव में साइकिल लेकर के घूम रहे थे लोगों के बीच में, तो एक कुएं पर हमको प्यास लगी तो हम पानी पीने के लिए गए। तो एक आदमी बाल्टी में पानी निकाल करके ये कर रहा था, ठीक है आप लीजिए। तो मैंने कहा कि पानी दीजिए पीने के लिए। तो उसने कहा कि हम अछूत मतलब अछूत हैं, कुछ हमारे जात के आदमी था, हम कैसे दें। तो हमने कहा कि नहीं हम नहीं मानते हैं, आप दीजिए हम पानी पिएंगे। उस आदमी ने कहा कि आप अपना धर्म नष्ट कर दीजिए, हम अपना धर्म कैसे। मतलब इतना इंटरनलाइज जो एक फीलिंग थी कि उसको लगा कि एक अपर कास्ट के आदमी को हम पानी पीने को देंगे तो हम उसका नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक इंटरनलाइज ये थी कास्ट, तो लोहिया मानते थे कि अगर आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो ये डेमोक्रेसी वगैरह कैसे इस्टेब्लिश होगी। इसीलिए कभी कभी कास्ट के सवाल पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे और बहुत लोगों को लगता था कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। और लेकिन हम समझते हैं कि वो डेलिब्रेट था। वो जानते थे कि सैकड़ों वर्ष से जो एक इनग्रेन्ड इन्फीरियरिटी है ये पिछड़ी और इसमें, उसको तोड़ने के लिए जब तक बहुत एग्रेसिव एक्शन कुछ नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ ये नहीं होगा। बहुत डेलिब्रेट हम समझते हैं। आपकी किताब भी है सर जो कास्ट सिस्टम पर, कास्ट सिस्टम मीथ रियलिटी एंड चैलेंजेस। तो एक तरह से मिथ तो है ही, कई तरह के मिथक जुड़ते हैं और उसको कई जगह ग्लोरिफिकेशन भी है। इवन श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि जो जिस काम में कुशल हो उनको वही काम करना चाहिए। दूसरे कैटेगरी में जब वो आप फॉल करते हैं तो ये फिर एडवाइजेबल नहीं है, ये वो अच्छा नहीं माना जाता उसको बहरहाल। तो एक तरह से प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीइंफोर्स करने के लिए बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ में इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो सामाजिक जागृति के लिहाज से वो महिलाओं को भी एक तरह से अपना आदर्श चुनने के मामले में विकल्प परोसते हैं कि आपके सामने ही विकल्प बिखरे हुए हैं, आपको सीता की तरह नहीं द्रौपदी की तरह। हाँ, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है उनका बजाबता ये है सीता और द्रौपदी को कि बिल्कुल वो एक दूसरे के हाँ मैंने एक स्वतंत्र सारे ये पांडव कौरव बैठे हुए हैं विष्णु और सब, और उन सब लोगों को लज्जित करते हैं जो खड़ा होकर के। एक तरह से चुनौती है जो औरतों के बारे में दृष्टि है। तो लोहिया कहते हैं कि औरतों को ऐसे ही स्वतंत्र और चुनौती देने वाली होनी चाहिए और मर्दों के वर्चस्व को। उस सीता जैसी नहीं कि वो पति
तो वो एक बहुत डिलिबरेट। और फिर लोहिया में एक और दूसरे नेताओं से जो भारत में था, ज़्यादातर जो आप नमूना चुनते थे स्पीचेज व्यक्तित्व में, वो पश्चिमी देशों में जो डेमोक्रेसी है उससे होता था। और लोहिया ने जो भारतीय मिथक थे, जो भारतीय परंपरा में जो चीज़ें थी, उसके अंदर से निकाल करके और चैलेंज करते थे। जी जी जी। आपके उस संस्मरण में जो रिमेम्बरिंग लोहिया में है, तो आपने भी उनका जो बहुत एम्फेसिस होता था कि मतलब सिर्फ निर्गुण बातें नहीं की जाए, सगुण और निर्गुण के बीच एक ब्रिज होना चाहिए। तो एक तरह से जो जिस चिंतन परंपरा में उनके तमाम राजनीतिक कर्म ढलते थे, बढ़ते थे, और लोगों को भी एक तरह से कहना कि उनको एक चेतनाशील बनाने के लिए लगातार उसको झकझोरते रहते थे, तो उसमें सगुण काम या सगुण कार्यक्रम पार्टी की तरफ से या सरकार बने तब इस तरह का बड़ा काम आप किसको मानते हैं? क्या उनके उस स्लोगन को, जिस पर थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ता था, मैंने भागीदारी वाला सवाल कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, या सारी महिलाएं पिछड़ी हैं एक तरह से, तो मतलब जेंडर और कास्ट की जो डिस्पैरिटी है या इनइक्वालिटी है, उसको उस पर उनका जो खासा जोर रहता था, तो उस दौर में क्या कांग्रेस इस तरह के सवाल को नहीं छूती थी, बिल्कुल ही इग्नोर करती थी, या उनका मेथड कुछ और होता था? एक तो ये है कि सवाल को तो छूते थे, लेकिन जो पूरी विरासत थी, जो परंपरा थी, उसको कभी उन्होंने तोड़ने की कोशिश नहीं की। सारे के जैसे कि नेतृत्व में ही नेहरू और उनके साथ जितने बड़े नेता थे, सब एक अपर कास्ट के लोग होते थे, वर्चस्व उनका था। तो ये लोहिया ने जो पिछले पाए 100 में 60 वाली जो बात की, तो था कि एक बिल्कुल एक फॉर्मलाइज ढंग से हो कि अगर 60 जगह पर आप बड़ी सरकारी नौकरियां दूसरी जगह पिछड़ों को ला देंगे, तो आपसे आपको बहुत सारे संस्कार टूटने। अब कोई एक बड़ा कलेक्टर हरिजन है, तो उसके और ब्राह्मण उसका ये बाबू है, तो उसके सामने यूरी करेगा, तो 100 में 60 अगर आप भर देते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी परंपराएं हाँ वो खंडित हो जाएंगी। इसलिए बहुत डिलिबरेट इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर जोर देते थे। और शिक्षा प्रणाली को लेकर भी वो एक समान शिक्षा नीति की बात, बहुत राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या सबके शिक्षा एक समान। जी जी। तो इस दिशा में कुछ काम आगे बढ़ता हुआ उनके समय में कुछ होता था? कहीं कहीं सरकारें जो संविद सरकारें वगैरह बनी थी? हाँ, कुछ तो हुआ था। जैसे एक समय में बिहार वगैरह के अंदर हर जगह बहुत जब ये आरक्षण की पॉलिसी को लागू करने की कोशिश हुई, तो बहुत कास्ट राइट्स वगैरह ये सब हुए थे। हाँ, बहुत जगह। अच्छा। और अंग्रेज़ी को लेकर एक तरह से ये चस्पा हो गया है डॉक्टर लोहिया पर कि अंग्रेज़ी के घनघोर विरोधी, हिंदी के प्रबल समर्थक, और इस वजह से जो बाकी सूबे हैं वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि लोहिया ने जैसे हिंदी को थोपने की एक तरह से कोशिश की, लेकिन इसमें सच्चाई तो नहीं है। वो तो क्षेत्रीय भाषाओं की पैरोकारी, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते थे जी। और उन्होंने जो अपना राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका निकाला, मैनकाइंड, वो तो अंग्रेजी में था। जी 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 जी। तो जी, और पढ़ाई लिखाई सब जर्मनी से हुई और विदेश में हुई नहीं, और खैर वो तो पहले की बात है, लेकिन हैदराबाद में उन्होंने शुरू किया मैनकाइंड, जो एक तरह से बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोहिया का फैंसी जर्नल है। बहुत अच्छा जर्नल था। शुरू के दिनों में मैंने भी कुछ महीना वहाँ काम किया था, बीमार होकर के आ गया वहाँ से। तो उसमें तो
सारे संसार के जो बड़े से बड़े हेल्डेन वगैरह जैसे लोग थे, सब लोगों का लेखा वो तो अंग्रेजी में ही आता था और छपता था। तो अंग्रेजी का उस तरह से एक अंध विरोध वाली जो एक धारणा बनाई जाती है कैसे, तो आदमी अपना सबसे महत्वपूर्ण मुख्य पत्र को अंग्रेजी में कैसे निकालता। जी जी। और जैसे यहाँ पर कहीं कहीं कर्पूरी जी की सरकार वगैरह जब बनी है, नहीं महामाया बाबू की सरकार जब बनी है, उसमें कर्पूरी जी शायद शिक्षा मंत्री, तो अंग्रेजी की बाध्यता मैट्रिक में उन्होंने ये कर दी, मतलब ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पास, मतलब अंग्रेजी नहीं उतना अच्छा हो पाने के चलते सफ़र ना करे। तो इस तरह की कोशिशें थोड़ी थोड़ी कहीं तो लोहिया के जो विचार थे उसी का ये है। हाँ बिल्कुल, उसका एक मैनिफेस्टेशन वहाँ पर हम देखते हैं। सर मतलब उसको बहुत सिंप्लीफाई ना भी करें जनरलाइज, तो जो लोहिया का स्त्री विमर्श है जिसमें वो राजमाता विजया राजे सिंधिया के खिलाफ मेहता रानी सुखो रानी को उम्मीदवार बनाते हैं ताकि एक डिस्कोर्स तो खड़ा हो। और उसके बाद के दिनों में जो विमेन रिजर्वेशन को लेकर कई तरह के गतिरोध भी देखने को मिले कि फ्लैट विमेन रिजर्वेशन लागू करने के बजाय उसके अंदर एक तरह से जो डिप्राइव्ड सेक्शन में जो पसमानदा तबका है या ओबीसी तबका है उसकी महिलाओं को कोटे की बात हुई, और लगभग यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से लेकर अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। मतलब उसमें संशोधन करने को बहुत सारे पार्टी के लोग तैयार नहीं होते, और कई पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि उसमें इन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो सके, मतलब सीधे फ्लैट या होमोजेनस कैटेगरी महिलाओं को नहीं मान ली। हालांकि लोहिया का मानना था कि सारी महिलाएं शोषित हैं। लोहिया तो हम मानते थे कि सभी महिलाएं शोषित हैं, उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन के पक्ष में। बल्कि जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं उनको कई बार ज़्यादा पर्दा प्रथा का ये होना पड़ता है, वो लिबरेट उसमें तो लोहिया उसमें विभेद नहीं करते थे। जी जी। एक प्रश्न सर मेरे जहन में बार बार आता है, और वो इसलिए आता है कि बहुत ज़्यादा लोहिया के बारे में एक तरह से भ्रांतियाँ भी फैलाई गई और उनको एक खलनायक की तरह पेश किया जाता रहा, और बौद्धिक जगत में भी, अकादमिक जगत में बहुत सारे पेपर्स ही इसी पर लिखे जाते रहे कि लोहिया ने दिया बाती जलवा कर जनसंघ के लोगों को साथ लाकर गैर कांग्रेसवाद के नाम पर आरएसएस को पैर पसारने का मौका दिया। लेकिन ये तो बहुत ही एक तरह से कहें कि सतही ढंग से लोहिया के प्रयोगों का बिल्कुल गलत है। बहुत जगह तो आरएसएस के लोगों ने लोहिया की मीटिंग को भंग करने की कोशिश की है, बहुत जगह उनके खिलाफ ये किया है। जी जी जी। बल्कि कभी हमको ये है कि कभी उन्होंने लाठी वगैरह कुछ मीटिंग वगैरह को भंग करने में ही आरएसएस के, तो कभी बातचीत में लोहिया ने कहा था कि जो गरीब के बच्चे हैं उनके हाथ में अगर लाठी आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। मैंने इस तरह से उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये उनके साथ बड़ा अन्याय है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। जब वो और वो ये जो बात की जाती है वो सिर्फ वो एक ईमानदारी के साथ में नहीं, इसलिए कि जो डोमिनेंट सेक्शन था इस सोसाइटी में सैकड़ों बरस से जो अपर कास्ट के लोग से हर जगह छाए हुए थे, तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर जो अटैक आता था तो वो लोग हर तरह से लोहिया को डेनिग्रेट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि लगता था कि जब तक ये भावना ख़त्म नहीं होगी तो हमारा डोमिनेशन वर्चस्व मतलब कायम नहीं रह पाएगा। तो बहुत तो डेलिब्रेट ये हुआ। जी जी। और वो जो सर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पड़ोसी हमसाया मुल्कों के साथ थोड़े बेहतर ताल्लुक़ हों या हिंद पाक महासंघ की बातें करते थे, तो इन सब पर उनकी बहुत पैनी नज़र रहती थी। तो क्या इन बातों को मतलब इंटरनेशनल इश्यूज़ को या अपने देश के साथ बाकी किसी देश के साथ जो डिस्प्यूट होता था चाइना वॉर के समय बहुत विशियसली अटैक नेहरू पर या नेहरू की मिस हैंडलिंग पर या मिस कैलकुलेशन पर वो करते थे,
इन बातों को वो जनता के बीच भी ले जाते थे क्या, कि नहीं, हमारे वो देश तो के साथ ऐसा ये हो रहा है? नहीं, ये तो हुआ खासतौर से चाइना के हमले के बाद 62 के बाद। हम्म, तो नेहरू बहुत उनकी प्रतिमा तो भंग हो उसने गई। भंग कर दी। हम्म, और ये भी हुआ कि नेहरू बहुत ज़्यादा एक तरह से वो ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे थे। वो चीन वगैरह के साथ जो संबंध उन्होंने बनाने की कोशिश की, और उनको बहुत बड़ा धक्का भी लगा। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि चीन इस तरह से करेगा। तो उसमें और लोहिया ने एक तरह से ये बताया कि किस तरह से एक अपनी रची हुई माया के शिकार नेहरू थे, जो दुनिया के बारे में एक ख्याल बना के रखा था। वो हिंद चीन भाई भाई वगैरह की जो पंचशील का सिद्धांत मानेगा चाइना। हाँ, तो उस बिल्कुल एक प्रैक्टिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने ये बता दिया कि नेहरू बिल्कुल अनप्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। जी जी। चूँकि लोहिया को दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ एक तरह से डायलॉग का मौका मिला, और अमेरिका में भी गिरफ्तारी दी उन्होंने ब्लैक मूवमेंट, ब्लैक के पक्ष में। तो विश्व मानवता के पैरोकार और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में हमारी चेतना विकसित हो सके, या इंटरनेशनल बॉर्डर्स हों ही नहीं, ये तो कोई वही आदमी करेगा जो अंदर से बहुत ही एक तरह से मनुष्यता को जीने वाला आदमी होगा, जो दुनिया के अंदर एक करुणा का भाव जगाने। तो उसके एक्सप्रेशन में भले थोड़ी तिक्तता, जो आपने कहा कि लहजे में, टोन में, कई बार वो जानबूझकर एग्रेसिव होते थे कि बहुत जड़ समाज है, इसको थोड़ा झकझोरना पड़ेगा। तो उनके जितने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट होते रहे, कुछ में सफल भी हुए, कुछ में फौरी तौर पर नहीं सफलता मिली, और आखिर में एक अफसोसनाक उनकी आत्मस्वीकृति है कि लोग मेरी बात सुनेंगे लेकिन मेरे जाने के बाद या मरने के बाद। तो आपको कुछ ध्यान आता है सर, चूँकि आप 60s में तो जुड़ ही गए हैं सक्रियता के साथ और सारे डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं। संसोपा का जब गठन हो रहा है और उस सम्मेलन में, शायद सारनाथ में सम्मेलन हुआ है, बनारस, अच्छा, तो उसमें मेरे लिए अभी भी यह पहेली है। इंदुमती केलकर ने जो जीवनी लिखी उसको पढ़ते हुए मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसमें उनको नहीं जो बुलाया गया है लोहिया को, या उस पर कुछ प्रसोपा के बैकग्राउंड के लोगों की थोड़ा रिजर्वेशन था। उस समय क्या घटनाक्रम थी जिसमें लोहिया थोड़े, या लोहिया की क्या उतना मन लोहिया का नहीं था कि ये मर्जर हो फिर से? नहीं, मर्जर तो चाहते ही थे, उन्हीं की वजह से मर्जर हुआ भी। अच्छा। संसोपा बना भी। हाँ हाँ। लेकिन ये भी था कि कुछ जो पीएसपी के नेता थे उन लोगों को लोहिया पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं थे। और असल में अशोक मेहता वगैरह जो प्लानिंग कमीशन में चले गए नहीं, और ये थे, उनकी पॉलिसी तो शुरू से ही वो कुछ कांग्रेस के नज़दीक जाने की थी। ये मैं कुछ अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ कि मैं करीब शुरू के दिनों में बहुत यंग था, तो करीब 6 साल में बम्बई में था, जिस समय अशोक मेहता बम्बई के सबसे बड़ी हैसियत थी, और उसी से राष्ट्रीय ये भी छवि गई थी। तो उस समय से ही उनकी पॉलिसी रखती थी। उन्होंने एक लेख भी लिखा था, ये यूनिटी बॉटम्स अपवर्ड्स, कि निचले स्तर से कांग्रेस के लोगों के साथ भी मिलजुल कर कुछ होना चाहिए। तो हम लोग काफ़ी उस समय इस पॉलिसी के खिलाफ थे, और बम्बई में काफ़ी एक जो ये
अखबार वाले इस सारे समूह को मिलिटेंट सोशलिस्ट के नाम से ही उस समय इन लोगों को कहा जाता था। हाँ, तो अशोक मेहता की जो वो पॉलिसी थी जी जी उसके खिलाफ तो शुरू से एक ये था, जी तो उस समय तो सीधा दिखाई दिया नहीं, लेकिन बाद में आकर के अशोक मेहता के भी गए कांग्रेस के साथ। हाँ, तो वो पहले से ही एक अशोक मेहता के दिमाग में वो चीज़ थी कि कांग्रेस के साथ मिलजुल करके काम किया। हाँ, हालांकि मधु लिमाई वगैरह जो बाकी लोग थे सब उसके खिलाफ थे, इसीलिए बाद में स्प्लिट भी हुई। और ये गोरे सर, एम.जी. गोरे वो तो बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ मृणाल गोरे तो थी, लेकिन ये लोग तो छोटे सेकेंड लाइन के हैं। जी, और कहीं बल्कि मधु दंडवते वगैरह भी सेकेंड, उस समय अशोक मेहता ही सर्वा थे बम्बई पार्टी। हाँ, बम्बई पार्टी के वहाँ भी बम्बई और महाराष्ट्र में थोड़ा फर्क है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वो कई गोरे केशवराव गोरे वगैरह कई लोग थे ये, लेकिन मुंबई की पॉलिटिक्स जो कि डोमिनेट करती थी महाराष्ट्र में, वो तो अशोक मेहता ही के ऐसे। और उस ख्याल के जयप्रकाश नारायण जी भी थे कि थोड़े जेपी हमारे ख्याल से 52 के चुनाव के बाद से जेपी बिल्कुल एक तरह से हताश, उनको राजनीतिक संभावनाएं बहुत दिखाई नहीं थी। उसके बाद से आप देखें कि धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके वो राजनीति से अलग फिर उनको लगा कि अब राजनीति के बाहर जैसे भूदान जैसे आंदोलन, इस तरह के आंदोलन से ही कुछ परिवर्तन होगा। तो वो एक नॉन पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभरे। उसके बाद तो जेपी का कोई पॉलिटिकल रोल खास हुआ नहीं। लेकिन जब लोहिया निकाले जा रहे थे पीएसपी से, और शायद कृपलानी उस वक्त थे, तो उस समय जयप्रकाश बाबू को बुलाकर ही ये प्रस्ताव मसौदा वगैरह तैयार करवा के की, और एक बयान है कि जहाँ लोहिया रहेंगे वहाँ टूट फूट होना ही होना है, इस तरह की कुछ बातें हैं। उस समय तो जेपी तो काफ़ी खिलाफ, शुरू में जेपी लोहिया वगैरह तो एक ही मूवमेंट से निकले थे, लेकिन बाद में तो काफ़ी जेपी के खिलाफ लोहिया ने कुछ किया, या जेपी ने भी लोहिया के खिलाफ काफ़ी। जी, जो इंटर जनरेशनल मेमोरी है या लाइफ स्टोरी है, वही मेरे रिसर्च का मेथड भी है एक तरह से। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा लोहिया के साथ के जो लोग थे और उनके आपस के जो संबंध होते थे, और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक संबंध होते थे, व्यक्तिगत संबंधों में तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है नेहरू के साथ लोहिया का, वो बड़ा ही सुंदर है। एक दूसरे की सेहत के बारे में पूछते हैं, नेहरू कहते हैं कि बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं है। हाँ, ये सारी बातें हैं कि जयप्रकाश नारायण से हमारी भेंट हुई है, फिर से मिलो, हम उम्मीद करते हैं कि तुम थोड़े और कंपोज्ड हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो अर्ली है, बाद के दिनों में तो जी बहुत ये हो गया है आपस में। शुरू में तो लोहिया जेपी वगैरह सब नेहरू के मतलब अपने टीम के लोग जैसे थे सीएसपी में। हाँ, पीएसपी के पहले के सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, ये सब बाद में जो ये डिफरेंसेस वगैरह हुए हैं वो तो बहुत बाद में, और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नेहरू हुए, तो वो लोहिया में डेलिब्रेट भी था, वो कुछ पर्सनल से ज़्यादा कि देश का प्रधानमंत्री है और उसको तुम अपना नेता मानते रहोगे, उसका चाहोगे कि कोई बड़ा ऑपोजिशन बन जाए, कैसे संभव है। तो उसकी जो प्रतिमा बन गई थी यूनिवर्सलिटी वाली, उसको भंग करना तो जरूरी है, इसलिए डेलिब्रेट अटैक। अच्छा सर, ये नेहरू चाहते थे कि हमारे बाद कौन हो आफ्टर नेहरू, और देश को कौन संभालेगा। तो एक जगह मैं देख रहा था, बल्कि जयप्रकाश जी की जेल डायरी या कहीं पर उनका अपना ही लिखा हुआ, जिसमें वो एक छोटी सी कविता भी नहीं, इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री बन नहीं सकता क्या। वो तो अपना पर्सनल एक तरह से।
तो उसमें है कि जयप्रकाश जी से भी नेहरू कहते हैं कि रेडी टू टेक ओवर। जयप्रकाश जी जब नहीं मानते हैं तो शायद अशोक मेहता को भी एक विकल्प के रूप में वो देख रहे हैं। इसकी हाँ, हमको जानकारी अच्छा कहीं मैं पढ़ रहा था, हो सकता है नहीं भी प्रामाणिक हो। हाँ, तो ये सारे डेवलपमेंट तो चलते रहते थे राजनीतिक रूप से, लेकिन आखिर बातचीत के आखिरी हिस्से में मैं सर कुछ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने पब्लिक मीटिंग में, वो चाहे इस इलाके में हो या दिल्ली में कहीं, लोहिया की पहली पब्लिक मीटिंग आपने कोई अटेंड की है, और वो कौन सा साल रहा होगा, कुछ अगर याद हो, या आसपास का भी वर्ष? लेकिन ये ख्याल है कि कभी ऐसे भाषण देने आए हों चुनाव के समय, या चुनाव का समय ना भी रहा हो तो आप सुनने गए हों लोहिया को? हाँ, लोहिया का बहुत भाषण सुना है। बहुत भाषण। और मैं तो जब हैदराबाद से लोहिया निकाल रहे थे मैनकाइंड को, मैं तो बजातर एडिटोरियल पर था। तो हर दिन भेंट होती थी। और वो सप्ताह में एक दिन वो थॉट सेशन करके ये होता था। उसमें लोग, एक ही कार्यालय था, हम लोग ये होते थे, तो उसमें बैठ करके किसी सवाल के ऊपर चर्चा होती थी। और आपस की बातचीत जब कैडर के साथ करते थे, संगठन के लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ, तो उस समय क्या, उस समय तो बहुत सुगठित ढंग से इनफॉर्मल बातचीत करते होंगे, तो उसमें भी क्या ये रहता था कि कैडर के बीच की हमारी लाइन क्या होगी और हमको किस तरह से सरकार को घेरना वगैरह है? उसमें तो फ्रीली हर चीज़ चर्चा होती थी। और जो कैडर थे वो भी क्या डेमोक्रेटिकली उनसे सवाल वगैरह करते थे अपना? इसके बारे में एक मुझे लगता है कि जो सोशलिस्ट पार्टी बनी, लोहिया अलग हुए, तो उनके साथ जो है हम लोगों की तरह लोग थे जो एक तरह से एक जनरेशन पीछे के, तो उनकी पर्सनालिटी का फ़र्क इतना ज़्यादा था कि वो एक इक्वलिटी और कॉमरेडशिप वाली चीज़, वो कोई डिलिबरेट ख़त्म किया गया हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली लोहिया का इतना इम्पोजिंग पर्सनालिटी होता था कि एक बराबरी के स्तर पर जो चर्चा होती है वो संभव नहीं था। ये नहीं था कि लोहिया उसको डिस्करेज करते हों, वो खासतौर से जो थॉट सेशन ये होता था तो उसमें लोग अपनी बात कहते थे, लेकिन एक जो एक छिपे हुए तौर से जो व्यक्तित्व का इसका जो फ़र्क था, तो उसकी वजह से कभी भी एक बराबरी के लेवल पर लोहिया से बात नहीं हो सकती थी। मतलब एक तरफ तो लोहिया थे उस समय, और उसके बाद हम लोगों की तरह लोग थे जो छोटे लोग थे, अपने अपने इलाके से आए थे या कहीं काम किया था या कुछ लिखा था, इसकी वजह से आ गए थे मैनकाइंड पर। तो वो एक फ़र्क तो हमेशा होता था। इसलिए नहीं कि लोहिया इम्पोज कर रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिकली लोहिया तो 1942 के जो अगस्त के हीरोज़ थे, क्योंकि ये 42 में जब कांग्रेस सेशन हुआ था तो उसका सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, और उसमें कुछ लोग एस्केप करके भागे थे, उसमें लोहिया वगैरह ये सब लोग थे, और अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू किया। तो एक तरह से 1942 के हीरोज़ में ये लोग थे। नेपाल वगैरह में वो आज़ाद हिंद ने ये एक गुरिल्ला दस्ता वगैरह बनाने की कोशिश की थी, उसमें लोहिया वगैरह की नेपाल में गिरफ्तारी भी हुई थी। फिर बाद में लोगों ने जाकर के उनको छुड़ा के लाया था। तो इस सब से एक ऐसा व्यक्तित्व तो बन गया था कि उसके सामने जो छोटे कार्यकर्ता हमारे जैसे लोग, कोई इसलिए नहीं कि इम्पोज किया जा रहा था, ऑटोमेटिकली हम लोग इतना महसूस करते थे कि इतने बड़े लोग हैं कि एक उसका एक इम्पोजिशन हो जाता था
और बहुत नेता का। नेचुरली रिसेप्टिव हाँ रहते थे हाँ हमेशा। हाँ। अच्छा। अब जैसे गांधी जी का जी। व्यक्तित्व था, तो अब गांधी जी के सामने नेहरू वगैरह सब लोग थे, इसलिए नहीं कि गांधी जी डिलिबरेटली चाहते थे कि ये लोग बच्चे की तरह ये करें, बल्कि स्वाभाविक रूप हाँ से इन हाँ, एक लोग। स्वाभाविक, तो कुछ उसी तरह की बात थी। जी। ठीक है, स्वाभाविक रूप से जो उस जनरेशन के नेता थे, लोहिया जयप्रकाश वगैरह, उसके प्रति एक इतना ज़्यादा एक गरिमा सम्मान का, और हाँ अदब का ये भाव, भाव था, लिहाज। हाँ, उसकी वजह से फर्क तो बहुत था। जी जी। अ, आपने नेपाल का जिक्र किया, बाद के दिनों में भी नेपाली राणाशाही वगैरह के खिलाफ हाँ, लोहिया ने तो ये उनका किया, हाँ। एक रहा है। और बीपी कोइराला जो नेता जी। थे, वो तो बजाबता सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, बिहार के सोशलिस्टों के साथ काफ़ी उनका ये था। जी, हम जी। लोगों ने मीटिंग वगैरह की, उसमें वो बीपी कोइराला आते थे, एड्रेस करते थे जी और जी। ये करते थे। और ये हिमालय बचाओ वगैरह का जो उनका आह्वान होता था, तो इसका मतलब कि क्लाइमेट जस्टिस जो अब जाके अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में प्रमुखता से उठता है, और अब शायद पर्यावरण का भी इशू एक है, उसको उस समय वो भांपते थे और अब करते थे पता क्या? नहीं उस दृष्टि से उन्होंने किया हुआ या नहीं, लेकिन लेकिन हिमालय बचाओ का मतलब था कि पूरा वो असली खतरा उनको तो ये दिखाई चाइना। देता किसी को भी कि चीन एक इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर उत्तर तक कहीं हिंदुस्तान पर आक्रमण, और इतिहास भी बतलाता है कि भारत पर जो भी आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम से ही हुए हैं। तो इसलिए हिमालय बचाओ का जो एक जी जी। जुमला था, हाँ हाँ। उसका मतलब था कि जो पूरा जो उत्तरी सीमा है उसको सुरक्षित करके रखना है। और उसका मतलब था कि जो पड़ोस के जैसे नेपाल वगैरह, उनके साथ ऐसा संबंध बना के रखना कि वो भारत के साथ रहें। और कोइराला वगैरह तो बाज़ाब्ता सोशलिस्ट पार्टी के मीटिंग में आते थे, जी जी। और एक लोहिया विशेष- वगैरह से बहुत अच्छा संबंध था उनमें। और ये गोवा मुक्ति संग्राम में वो जो उनकी भूमिका रही है आज़ादी के बाद, जेल वगैरह भी तो लोहिया रहे वो हैं। गई, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वो तो था कि जो विदेशी शासन के जो अवशेष रह गए थे, हाँ, कुछ उनको, उपनिवेशवाद की। हाँ, तो ये लगता था कि एक अपमानजनक है कि आज़ाद हिंदुस्तान के सरहद पर इस तरह के औपनिवेशिक अवशेष पड़े हैं। तो इसके खिलाफ उन्होंने, वो कानून भंग तो हुआ जब तक अगर उनके दूसरों का शासन वहाँ था, जी जी। लेकिन हुआ कि पूरे देश की निगाह उधर गई और धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। जी जी। तो लोहिया को बहुत कम वक्त मिला पार्लियामेंट में बिताने का, और दूसरी बार जब वो चुन के आए हैं 67 में, तो उसी साल उनका देहांत हो गया है स्वस्थता के चलते। हालांकि ये बहुत हाइपोथेटिकल होगा, लेकिन आप कभी विजुअलाइज कर पाते हैं, क्योंकि पर्सनल लेवल पर भी आपका एसोसिएशन रहा है, साथ काम करने का अवसर मिला है आपको, उनके मिजाज को भी आप देख पाते होंगे कि अगर वह वक्फा पूरा होता, वो 67 वाला, जिसमें कई लोग चुन के आए और उनके कई साथी कॉमरेड्स, जॉर्ज साहब भी थे, राम सेवक यादव थे, कई लोग थे, लिमिये वगैरह भी एक उस क्षितिज पर आने लगे थे, उभरने लगे थे, तो वो अकेले नहीं थे उस बार। वो अगर वो 5 साल उनको और वक्त मिलता संसद में बिताने का, तो शायद, या उनको थोड़ी लंबी ज़िंदगी मिलती। ऐसे भी समाजवादियों की हम देखें उस तरह से तो बहुत कम लोग हुए जिनको लंबी उम्र मिली है। तो लोहिया को लेकर कोई आपको इस तरह का भाव कभी जगता है कि बहुत सवाल जो है अनुत्तरित ही रह गए, जिसको लोहिया शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से सुलझा पाते, या जो जिस दिशा में वो चाहते थे कि वो आंदोलन सोशलिस्ट मूवमेंट बढ़े, वो कहीं डिरेल होता हुआ भी आप देखते हैं क्या बाद के दिनों में? ये बहुत मुश्किल है कहना, जी। क्योंकि लोहिया का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, लेकिन उनके इर्द गिर्द हम समाजवादियों का जो संगठन था, वो जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, उसके सामने नगण्य था। तो कोई भी बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक कि एक बहुत विशाल जन समुदाय किसी विचार के पीछे नहीं हो।
उस दृष्टि से समाजवादी आंदोलन बहुत कमज़ोर था। इसके नेता वो काफ़ी बड़े थे, जेपी लोहिया, चित्तप्रवर्धन, हाँ, कृष्ण पटनायक तो खैर बाद के हैं, लेकिन ये सब उस समय राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के कम नेता थे जो इनके मुकाबले थे। लेकिन हाँ, लेकिन ज़मीन पर संगठन के हिसाब से तो वो कुछ नहीं थे कहाँ। और जब तक जनसमुदाय में कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो तब तक कोई बड़ा परिवर्तन उसके से होता नहीं। जी सर, चूँकि आपने एक तरह से पॉलिटिकली एक्टिव जितना आप रहे हैं, वो आपका लेखन का भी, हाँ आपका लेखन भी, हाँ अब बस इसको ख़त्म कर रहे हैं इस बातचीत को, कि आपने बहुत रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पर लिखा है। उसमें अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है, और कला, और एक तरह से कहें कि मनोविज्ञान की बात भी है, सोसाइटी की साइकोलॉजी किस तरह, साइकी किस तरह से काम करती है। लोहिया क्या बहुत सचेतन ढंग से कल्चरल रूट्स को सामने रखते थे पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिकल? ये तो हम लोग खासतौर से एकेडमिक लोग अपने कन्वीनियंस के लिए बहुत विभाजन करते हैं, लेकिन कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये सब वास्तव में इतना अलग अलग नहीं, सब एक दूसरे से गुने हुए होते हैं। इसलिए जो विकास होता है वो सार्विक होता है, हर क्षेत्र में विकास होता है। और जब तक इसीलिए जैसे कि नारी मुक्ति का मामला है, सीधे पॉलिटिकल तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक बहुत बुनियादी चीज़ है। अगर नारी मुक्ति नहीं होगी तो पूरे समाज के मुक्ति की बात सोचना मुश्किल है। तो इस तरह से ये सब इतनी गुंदी हुई चीज़ें हैं कि अलग अलग करके इनको नहीं दिखाया जा सकता है। और चूँकि राजनीति में राज सत्ता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए सत्ता से जुड़े हुए जो सवाल हैं उससे ज़्यादा लोग उलझते हैं, उसके बारे में लोग सोचते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ें एक नेपथ्य से अपना प्रभाव डालती रहती हैं इसके ऊपर। तो जो विकास हुआ उसमें कोई अलग तरह का कुछ हो पाता व्यक्तियों की वजह से, ऐसा नहीं है। ये तो लोहिया की खूबी है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो पावर के साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उससे उनका ये उसी से जुड़ाव होता है। लोहिया के व्यक्तित्व में था कि जो संस्कृति के सारे आयाम हैं वो सब कुछ छूने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए एक व्यक्ति के रूप में वो विलक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जब राजनीति का सवाल आता है तो उसमें तो ख़ास तौर से आर्थिक, राजनीतिक, सांगठनिक पहलू हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और बाकी जो सांस्कृतिक पहलू होते हैं वो गौण होते चले जाते हैं। जी। तो इस बहुत ही अर्थपूर्ण और बहुत ही एक तरह से कहें कि यादगार गुफ्तगू सर आपके साथ रही। और जो किताब आपकी है ये सोशलिज्म मैनिफेस्टो फॉर सर्वाइवल, और एक किताब जो जनता पार्टी के समय के प्रयोग पर द परमानेंट क्राइसिस इन इंडिया आफ्टर जनता वॉट, द बिटर हार्वेस्ट, सोशलिज्म एंड पावर, इस तरह से इमरजेंसी इन पर्सपेक्टिव। तो बहुत सारे अनआर्म्ड प्रॉफिट, केओस एंड क्रिएशन, हिंदी में जो हमारी पीढ़ी है ये सारे के सारे उस 8 रचनावली में सारी की सारी, बल्कि इन अंग्रेजी की किताबों का भी हिंदी में अनुवाद हुआ है। और एक बड़ा काम हो गया, अरविंद मोहन जी ने उसका कंपाइलेशन जो कर दिया था हमारी पीढ़ी के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी मुश्किल, काफ़ी बड़ा काम, श्रमसाध्य काम है, क्योंकि 8 वॉल्यूम में सबको पेशेंस के साथ वो ट्रांसलेट करना, उनको एडिट करना, काफ़ी बड़ा काम किया। हिंदी में जो सर की किताबें हैं वो जिंदगी, सभ्यता के हाशिए पर, भारतीय राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता, समाजवाद के बढ़ते चरण, कदम, उपभोक्ता संस्कृति, मानव सभ्यता और राष्ट्र राज्य, मार्क्सवाद को कैसे समझें, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए।
मतलब बिगिनर्स को भी पढ़ना चाहिए तो उनको समझ में आएगा। पूंजी का अंतिम अध्याय, ये सारा ये जो अभी कंपाइलेशन में जी, उसमें सब है। नक्सली आंदोलन का वैचारिक संकट, संस्कृति और समाजवाद, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, और ये टाइटल बहुत खूबसूरत है, पूंजीवाद का पतझड़। तो ये सब हमारी पीढ़ी के लोग बहुत धैर्य से पढ़ेंगे। फ्रांसिस बेकन ऑन रीडिंग में कहते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी च्यूड, सम टू बी swallowed and digested। तो ये सारी किताबें बहुत पचा के पढ़ने की बहुत धन्यवाद। और मैं आप सर, मतलब हम सबका ये सौभाग्य है, और रामबली जी हैं, और आदरणीय शिवानंद जी के प्रति भी हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आप तक पहुंचने का नहीं, मैं तो सबसे एक्सेसिबल आदमी हूँ, सबसे, मैं तो गाँव में रहता हूँ, और जो साधारण आदमी, हम भी साधारण आदमी हैं, उन के बीच में रहता हूँ, मेरे यहाँ पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं। तो बहुत आभार सर, आपकी उम्र और आपकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें और हमेशा सक्रिय रहें। हम ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा हमने अपना कोटा जिंदगी का, अब मैं करीब 93 पार करके 94 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ, तो लगता है कि हम अपना कोटा से ज़्यादा 100वां जन्मदिन भी मनाने के लिए आए सर। हमारी यही दुआएं हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार। शुक्रिया।